हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 24 अक्टूबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आरसीएस उड़ान के बारे में, है ना। अब देखो ये नाम आया आरसीएस उड़ान, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ान क्या होता है, फिर आरसीएस क्या है, आरसीएस का फुल फॉर्म क्या है। ये बेसिक अगर चीजें आपको पता रहेंगी तो आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उड़ान स्कीम की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको 2016 में चालू किया गया था उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2016 में चालू किया गया था। उड़ान का बेसिकली मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ये, उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे देखो, है ना, उड़े देश का आम नागरिक। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उड़ान क्या है। तो उड़े देश का आम नागरिक, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में। अब इसका मतलब क्या था, आरसीएस को बेसिकली क्या कहते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अब इसमें क्या किया गया था कि जैसे जो रीजनल मतलब बेसिकली एयरपोर्ट्स है, रीजनल मतलब छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, उनको चालू करने का बेसिकली ये पहल था, ठीक है। जैसे शिमला देख लो, शिमला बहुत ही छोटा सा प्लेस है और बहुत हिली एरिया है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है शिमला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एयरपोर्ट बहुत पहले से है, बट कुछ दिन तक चला था, फिर वो बंद हो गया, ऑपरेटिंग नहीं है। अब इसको चालू कर किया गया, ठीक है। 2017 में इसका उद्घाटन भी आई थिंक किया गया था, ठीक है। तो इसको चालू किया गया। फिर जो छोटे छोटे एयरपोर्ट, जैसे आप कुशीनगर देखोगे तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट है लेकिन चालू नहीं है, है ना। तो ऐसे रीजनल रीजनल बेसिकली जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको चालू करके उनको कनेक्ट करना पहला काम था ये। दूसरा ये था कि हम इसको सस्ती से सस्ती क्या कर सके, सस्ती सस्ती लोगों को हवाई यात्रा करा सके, इसीलिए इसका नाम रखा गया उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक का मतलब ये है कि आपको शुरू के कुछ टिकटें क्या थी, इसमें आपको सस्ती मिलेंगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी, चाहे वो आम आदमी खरीदे चाहे वो वीआईपी आदमी खरीद सकता है, ऐसा कुछ था। मैं आपको खुद ही बता दूं, मैंने वाराणसी से, वीएनएस से और डीएल तक, दिल्ली तक फ्लाइट से ट्रेवल किया है मैंने। मतलब एक कई बार उसको 7,000 भी पे किए है ना, 7,000 रुपये पर फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की फ्लाइट होती है। और कई बार मैंने उसको मतलब 1,099 रुपये में भी बुक किया है ना। फ्लाइट की टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, 1,099 में भी मैंने बुक किया है और 7-7, 8-8 हज़ार में भी बुक किया है। तो कई बार पहले फ्लाइट्स जो थी वो बहुत सस्ती मिल जाती थी, मतलब 1100, 1200, 1400 रुपये में मैं फ्लाइट से ट्रेवल किया हूँ। आप ट्रेन का टिकट लोगे ना, वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो उसका लगभग 1700-1800 रुपये टिकट है। तो ये एक तरह से देखो, ट्रेन ट्रेन से टिकट ट्रेवल करने के बजाय आम आदमी क्या कर सकता है, फ्लाइट से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी जैसे जेट एयरवेज अगर आप बंद हो गई है ना, तो इसकी वजह से क्या है कि अभी फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी हो गई हैं। अभी आप जनरली अगर आप मतलब 1 महीने 1.5 महीने पहले भी कराओगे तो आपको 3 से 4 हज़ार पड़ जाएगा। अगर मैं दिल्ली से बनारस की बात करता हूँ, जहाँ 1 घंटे का ट्रेवल है, मैं दूरी के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं घंटे के ट्रेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर 2 घंटे का ट्रेवल है, मान लो यहाँ से बनारस से मुंबई का है ना, या दिल्ली से मुंबई का है, तो दिल्ली से मुंबई थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन वाराणसी टू मुंबई करेंगे तो 2 घंटे का ट्रेवल होता है। तो आपको हमेशा देखोगे तो 6,000 7,000 के आसपास रहेगा, चाहे आप 3 महीने की बात की कर रहे हो, 4 महीने बात की कर रहे हो, उसके आसपास ही पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी थोड़े महंगे हो गए, बट पहले जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो आपको फ्लाइट की टिकट बहुत सस्ते मिल जाती थी, है ना। तो अभी आपको इसमें क्या क्या समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि कब ये लॉन्च किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया दोस्तों, यहाँ पे ये 2016 है, ठीक है। इसका प्रोग्राम क्या है, 10 साल के लिए 2026 तक इसको संचालित करना है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी अपने रीजनल बेसिकली एयरपोर्ट है उनको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है मेन स्ट्रीम से, ठीक है। तो वहाँ पे भी फ्लाइट की सुविधा है। जैसे एक एयरपोर्ट है कुल्लू में, कुल्लू बेसिकली हिमाचल प्रदेश का एक प्लेस है जहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी है वो, ठीक है। वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे एयर इंडिया की एक फ्लाइट आती है, बस सोच लो। ये उसमें भी शायद पहले तो बहुत ही मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन चलता था, अभी तो मुझे नहीं पता करंटली कैसे कहा मतलब कितनी फ्लाइट चलती है। बट वहाँ एक ही दो फ्लाइट आती है मैक्सिमम, है ना, इसमें 1 या 2 फ्लाइट आती हैं पूरे दिन भर में, ठीक है। कुल्लू एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो हिली एरिया है तो थोड़ा टेरेन होने की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर डिफिकल्ट होता है, बट वहाँ पे मतलब कनेक्ट भी अच्छे खासे टूर, मतलब आप देखो कि लोग मनाली घूमने जाते हैं ना, हिमाचल प्रदेश का आपने सुना होगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ही मतलब प्लेस है मनाली, जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, राइट। तो अगर सपोज करो दिल्ली से कुल्लू तक की बेसिकली अगर आपको फ्लाइट मिल जाए तो आपको 1 घंटे में आप मनाली पहुंच जाओगे। 1 घंटे का ट्रेवल होता है मनाली से, कुल्लू से, सॉरी, ठीक है। कुल्लू से मनाली 1 घंटे का ट्रेवल है। तो अगर आप देखो तो आप अगर दिल्ली से फ्लाइट मिले तो आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हो ना, जो आपको हिली एरिया में घूम फिर के 10 घंटे 12 घंटे देने पड़ जाते हैं, 10 घंटे से 12 घंटे लग जाते हैं आपको दिल्ली से मनाली बाई बस जाने में। तो आप यहाँ से 1 घंटे में पहुंच सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स होंगे, टूरिज्म स्पॉट्स बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा जो एयरपोर्ट पे काम करेंगे, है ना। तो मल्टीपल सेक्टर्स में इसमें बेसिकली होती है, ठीक है, मतलब बेनिफिट मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, एक पहल याद चालू की गई डीजी यात्रा। अभी डीजी यात्रा क्या है, डीजी यात्रा कुछ नहीं है, एक ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। आप देखेंगे अगर आप कभी किसी ने भी एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट से ट्रेवल किया होगा तो आप पाएंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी चेकिंग के थ्रू आपको टिकट दिखाएंगे, गेट पे एंट्री मिलेगी, उसके बाद अपने बैगेज
को स्कैन करेंगे, जो बैग है कैरी बैग हाथ वाला है या फिर उसको ट्रॉली बैग है तो उसको स्कैन करेंगे, फिर आप टिकट काउंटर पे जाएंगे, वो वेरीफाई करते हैं, अगर आपने टिकट ले रखा है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको टिकट देते हैं। तो पहले क्या होता था कि टैग लगता था, जो बैग होता है ना, बैग में एक ऐसे रिबन सा टैग लगता था, तो पेपर के लॉस बहुत होते थे, तो उन्होंने टैग वाले सिस्टम में हटा दिया कि हम टैग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे चाह रहे हैं कि आप पेपरलेस हो जाए, जो आपको टिकट प्रिंट करके मिलता है वो टिकट प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप डिजी यात्रा अपलोड डाउनलोड करिए, इसमें अपने टिकट को स्कैन कर लीजिए, स्कैन इन द सेंस कि आप टिकट नंबर वगैरह भी डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो फेच हो जाती है डिटेल, है ना। और डायरेक्टली आप इसी को ऐप के थ्रू स्कैन करते हुए डायरेक्टली आप अपनी फ्लाइट में जाएंगे, पूरा जितना प्रोसेस होगा सब स्कैन करके होगा, तो इसमें कहीं भी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच के दो कितना अच्छा पहल है, आपको पूरे प्रोसेस में कहीं भी पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सोच लो कि अगर कोई भी पेपर यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपने एक छोटा सा पेड़ बचा लिया, है ना। तो ये एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सक्सेसफुल होना चाहिए, सही से चलना चाहिए। अभी ये हो रहा है कि जिन्होंने टिकट ले रखा है वो इजी बेसिकली एंट्री ले रहे हैं, और डिजी यात्रा पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो बहुत ज़्यादा लाइन भी लगाने की समस्या हो रही है अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम चर्चा करेंगे भारत रत्न, अभी चर्चा में तो नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा सा इस बार ना मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब लोगों ने कहा कि यार भारत रत्न 5 लोग को दे दिया गया। पहले रूल ये बना था कि हम भारत रत्न जो देंगे मैक्सिमम 3 लोग को देंगे। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 3 लोग से ज़्यादा लोग को भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, आपको पता होगा, ठीक है। तो भारत रत्न क्या होता है, आप बेसिकली हम आपको ये समझाएंगे। देखो, अब सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे ये बैच सा पहन रखा है, ये क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक पत्र मिलता है, ठीक है। और भारत रत्न किसको मिलता है, ये किन सेक्टर से मिलता है, उसकी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला, वो क्रिकेट के लिए मिला। नहीं दोस्तों, वो क्रिकेट के लिए नहीं बोला था, उनको आर्ट्स के लिए मिला है। आर्ट्स बेसिकली क्या है, जैसे इन्होंने 54 से या 45 से ज़्यादा कुछ एडवर्टाइजमेंट किए थे, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको बेसिकली मिला था, ठीक है। अभी ये आप मेरी बात तब समझ में आएगी जब हम आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस साल जो भारत रत्न 2024 में मिला था, 5 लोग को मिला। कपूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। 5 लोग को दोस्तों ये बेसिकली मिला, ठीक है। अब हुआ क्या, जनरली आप देखोगे जब पहला भारत रत्न 1954 में मिला था ना, तो 3 लोग को मिला था। और ये कह दिया गया कि 1954 में 3 लोगों को मिला था। किसको किसको मिला था उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि ये कहा गया कि देखो भारत रत्न एक तो हर साल देना जरूरी नहीं है, मतलब एवरी ईयर देना जरूरी नहीं है, हर साल हम लोग नहीं देंगे ये जरूरी नहीं है। प्लस मैक्सिमम देंगे कि एक साल में किसी को तो तीन तीन देंगे, 3 से ज्यादा किसी को भारत रत्न नहीं देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1999 में दोस्तों 4 लोग को भारत रत्न दिया गया। जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ और रविशंकर को। इन 4 लोग को बेसिकली भारत रत्न दिया गया। अब 2024 में क्या कर दिया गया, 5 लोग को भारत रत्न दे दिया गया। ये दूसरी बार है जब जितना कहा गया है, रूल लिखा गया है कि 3 से ज्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है, इसमें दूसरी बार 5 भारत रत्न दे दिया गया, रूल को थोड़ा सा बाईपास कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब भारत रत्न क्या होता है, ये देखो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। मतलब आपने सुना होगा पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना। उसके बाद आता है भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट होता है नंबर 1 पे भारत रत्न। फिर उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, पद्म श्री होता है। ये 4 अवार्ड होते हैं। अगर हायरार्की में ऊपर जाएंगे तो सबसे टॉप पे भारत रत्न आ जाता है, उसके नीचे आता है पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उधर उसके बाद पद्म श्री आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है ना। आपको ये हायरार्की भी कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे देखो भारत रत्न, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर भारत में कोई अवार्ड नहीं मिलता है। अगर आपको भारत रत्न मिल गया तो इसके ऊपर आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो 1954 में चालू किया गया था, मैंने जस्ट आपसे कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब कि किस जाति से हैं आप, क्या ऑक्यूपेशन है, ठीक है, क्या पोजीशन है आपकी, कौन से सेक्स के हैं, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है। किस सेक्टर में दिया जाता है ये याद रखिएगा, आर्ट्स, ठीक है, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस, जनता के लिए आपने कुछ किया हो। तो जो पॉलिटिशियन वगैरह को मिल जाता है वो जनता की सेवा के लिए मिल जाता है। साइंस में अगर आपने अच्छा कुछ किया होगा तो उसके लिए मिलेगा, लिटरेचर के लिए मिलेगा, आर्ट्स के लिए मिलेगा। अब देखो इसमें कहीं क्रिकेट है क्या, नहीं है, कहीं स्पोर्ट्स नहीं है ना। सचिन तेंदुलकर किसके लिए मिला था, सचिन तेंदुलकर को उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह किए थे टीवी पे, जो एड्स वगैरह आते थे उनके, तो उन्होंने शायद 45 या 54 किया था कुछ, तो उसके लिए उनको मिला था, है ना। मतलब भारत रत्न क्रिकेट के लिए ही दिया गया, बट इनडायरेक्ट वे में इनको मतलब इस जस्टिफाई करने के लिए इनको आर्ट्स में दिखा के बेसिकली दिया गया था, ठीक है। अब पहले भारत रत्न की बात करें, देखो सी राजगोपालाचारी को मिला था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन साहब। सीवी रमन साहब के लिए साइंस के लिए मिलेगा, है ना। इनके शिक्षा के लिए मिलेगा, वैसे शिक्षा मतलब उन्होंने अच्छा काम किया तो पब्लिक सर्विस भी आ जाएगा, राइट।
सी राजगोपालाचारी, इनका भी पब्लिक सर्विस आ जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आपको याद रखना, पहले कौन थे, कब चालू किया गया, कितने लोगों को पहली बार मिला था, किस सेक्टर में दिया जाता है, और इस बार किनको किनको मिला है आपको ये पता होना चाहिए। इस बार दोस्तों मिला था, याद रखिए कर्पूरी ठाकुर को आपको इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग जो लोग बीपीएससी दे रहे होंगे, है ना, बिहार पीसीएस जो दे रहे होंगे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन, कर्पूरी ठाकुर। इनको क्यों मिला, क्योंकि ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, देखो 77 से 79। ठीक है, तो ये और 70 से 71 तक, तो 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार है, 2 टर्म्स इन्होंने सर्व किया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एल के अडवाणी का नाम सबने सुना, पीवी नरसिम्हा राव, ये भी 9th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 1991 से 1996 तक। ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, है ना। देखो 2002 से 2004 तक ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चरण सिंह हमारे 79 से 1980 तक बेसिकली क्या थे, पीएम थे। तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे आप सॉरी, ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चरण सिंह। तो चरण सिंह आप देखो, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी है, अब कहाँ पे है आपको ये बताना है ना। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, इनको पता है, आप ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो याद रखिए इनकी एक कमेटी भी है ना, एम एस स्वामीनाथन की कमेटी किसके रिलेटेड है। ठीक है, वो भी थोड़ा सा आपको याद रखना, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो ये आगे हम डिस्कस करते चलेंगे, अब 1-2 दिन में इसको लगातार डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए और भारत रत्न के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत रत्न हमें लगता है कि जो भारत का नागरिक होगा बस उसी को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भारत का बस नागरिक होगा, बाई बर्थ आप यहाँ पैदा होंगे तभी आपको भारत रत्न मिलेगा, नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर देखोगे तो मदर टेरेसा को मिला था, है ना, मदर टेरेसा को मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, है ना, और उसके बाद नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। तो जरूरी नहीं है कि बस ये भारतीयों को मिले, विदेशियों को भी मिला दिया जा सकता है ना। पहले देखो रूल ये बना रखा था हमने कि हम मैक्सिमम 3 लोग को देंगे, लेकिन उसको बाईपास 2 बार कर दिया गया। कब कब किया गया, 1999 में और 2024 में। ठीक है, एक ताम्रपत्र दिया था, मैंने बताया कि वो पत्ते पे उसमें भारत रत्न लिखा रहता है जस्ट। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर उन्होंने टांग रखा था गले में, देखा होगा आपने, है ना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इस अवार्ड में ना, भारत रत्न के अवार्ड में कोई पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं जिसमें पैसा मिलता है, लेकिन भारत रत्न के अवार्ड में दोस्तों कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ये आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 18 जो कहता है क्या, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आप कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते। तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, वो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बाद में भी नहीं लिख सकते, तो प्रीफिक्स नहीं लिख सकते, सफिक्स नहीं लिख सकते। तो मतलब आप अपने नाम के आगे और अपने नाम के पीछे भारत रत्न नहीं लगा सकते। आपको लोग बुला सकते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन आप अपने नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। कहीं भी लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। या फिर आप सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ये भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंजीनियर है तो आप आगे ई आर लगा सकते हैं, डॉक्टर है तो डी आर लगा सकते हैं, पीएचडी होल्डर है तो डी आर लगा सकते हैं, लॉयर है तो एडवोकेट लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशन है ये, राइट। लेकिन आप एज ए टाइटल कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप भारत रत्न आपका प्रोफेशन नहीं है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करेंगे गैलिथिया की खाड़ी चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए दोस्तों कि इसको 13वां प्रमुख बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, अब गैलिथिया की खाड़ी कहाँ पे, ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। तो अंडमान निकोबार के बार में ही आपका है गैलिथिया बे या गैलिथिया की खाड़ी, ये रहा। कलर चेंज कर देते हैं एक सेकंड, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका गैलिथिया की खाड़ी। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह किसे नामित किया गया। तो 13th इंपॉर्टेंट जो बेसिकली पोर्ट बेसिकली किया गया है, किसको किया गया है, वो गैलिथिया की खाड़ी को किया गया। तो ये याद रखेंगे। 12वां किसको किया गया था, तो याद रखिए कोरोमंडल तट चेन्नई में कामराज पोर्ट है, ठीक है, उसको किया गया था। तो कामराज पोर्ट 12th है, और 13 आपका है गैलिथिया की खाड़ी है, गैलिथिया बे। और गैलिथिया बे कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और कामराज पोर्ट कहाँ पे है, चेन्नई में है, कोरोमंडल तट के किनारे। ठीक है, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा आपके लिए रिलेवेंट भी है। तो आपसे पूछा सकता है गैलिथिया की खाड़ी कहाँ है, नाम सुन के लगता है किसी यूरोप की कंट्री का है ना, लेकिन है अंडमान निकोबार में ही। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। नसीम अल बहर, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो हम लोगों ने इसकी पहले चर्चा कर रखी है ना। इसकी हमने चर्चा की थी कि वो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, अक्टूबर में अभी कहाँ हुआ, ये गोवा में। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एडवांस मैंने किया है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से ऐड किया जिससे आपको थोड़ा सा ये याद रहे, है ना। देखो, अब इसका सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नसीम अल बहर किसके बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच होता है। ठीक, कहाँ भारत में कब हुआ, अभी कहाँ हुआ है, तो अक्टूबर 2024 में गोवा में हुआ है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखी है। और ये कब चालू किया गया, तो 1993 में। अब इसके अलावा क्या भारत अच्छा, ये 2 चरणों में होता है ना, फेज 1 फेज 2 में, दो बार में होता है। अब बात करें कि भारत और ओमान के बीच और कोई भी सैन्य अभ्यास है क्या, हाँ है। सैन्य अभ्यास एक है अल नजाह है,
और एक अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 करके है, ठीक है, वायुसेना अभ्यास है। ये तीन किसके किसके बीच है, भारत और यमन के बीच, ओमान के बीच में है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इंडिया और ओमान के बीच में ये दो बेसिकली तीन है, ठीक है। एक तो अभी है असीम अल बहर चल रहा है, अल नजाह हो गया, ठीक है, और अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखेंगे। अब इसकी मैपिंग थोड़ी सी याद रख लेंगे, मैपिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस एक बार बहुत ज़्यादा किया था, है ना। तो इसकी कैपिटल याद रखिएगा, मस्कट है। ओमानी रियाल इसकी क्या है, करेंसी है। तो ओमान देखो, तो भारत भारत के पास में, ये बहुत दूर नहीं है, अरेबियन सी में आता है, ये रहा ओमान, ठीक है। और मैंने आपको एक प्लेस बताया था ये, ठीक है, ये बेसिकली यमन का ही ओमान का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये एक रास्ता जाता है कहाँ, पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। तो मैंने बताया था कि पानियां हमेशा जुड़ती हैं, जमीन हमेशा अलग होते हैं, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी खाड़ी है, तो ये भी मैंने आपको मैप में पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं इसको। मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये रहा आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या करता है, ईरान को ओमान से अलग करता है। हम झटके में मैप में देखेंगे तो हमें लगेगा कि यूएई का पार्ट है ये, है ना, यहाँ तक, क्योंकि यूएई का देखो बॉर्डर यहाँ तक है, यहाँ तक है, उसके बाद ये इधर छोटा सा जो प्लेस है यहाँ पे, ये एक्चुअली ओमान का पार्ट है, ठीक है, ओमान का कब्जा भी है इस पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन दो जमीनों के बीच में है, किन दो लैंड्स के बीच में है, तो आप याद रखेंगे, या किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखेंगे ईरान और ओमान के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो किन दो देशों के बीच में है, तो याद रखिए ओमान और ईरान के बीच में है। किन दो गल्फ को जोड़ता है ना, तो देखो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, स्टेट ऑफ कौन, हॉर्मुज, ठीक है, इसका नाम क्या है, हॉर्मुज, ठीक है, ये याद रखेंगे, क्या नाम है, हॉर्मुज नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से आपको रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे आयुर्वेद दिवस 2024 की बात करेंगे, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा दोस्तों, 9वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें इस बार 150 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। 150 के आसपास देश आपके इसमें टोटल पार्टिसिपेट करेंगे, कितने, 150, ठीक है। ये याद रखेंगे 150 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी थीम क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जब अभी आएगा और 29 अक्टूबर को, तो उसको हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट आप बेसिक अभी के लिए याद रखिएगा, आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं, 29 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी ये याद रखिएगा, 150 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। अब भारत भूटान की मैंने कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि इसके पीएम का नाम कमेंट करिए, ठीक है। तो शेरिंग टोप गाय इनका नाम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इनका अलग हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। कुछ लोग टी शेयरिंग बोलते हो, बट शेयरिंग टी साइलेंट रहता है, यानी शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। हाँ, भूटान के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, भारत के कौन कौन से इससे राज्य लगता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इधर सिक्किम से लग जाता है बॉर्डर, उसके बाद देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल पूरा आपका यहाँ तक फैला हुआ है ना, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आसाम से, और इधर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश से, और इधर इंटरनेशनल बॉर्डर इसका चाइना से लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, और उसके साथ इसकी कैपिटल याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्बन निगेटिव कंट्री है, थिम्पू इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। और ये कार्बन निगेटिव है, विश्व का पहला कार्बन निगेटिव। कार्बन निगेटिव का मैंने मतलब बताया था, फिर से एक बार आपको अभी रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं वो, ठीक है। कार्बन निगेटिव का मतलब ये है कि दोस्तों, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ले लो, ठीक है। अगर 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 ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों के अगर इक्वली, मतलब एक दिन में मान लो एक दिन में 10 किलो कार्बन उत्सर्जित हुआ और 12 किलो ऑक्सीजन, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा का मतलब हो गया कि ये कार्बन निगेटिव हो गया, मतलब कार्बन नहीं है, कार्बन बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा समझो कि ये अगर बराबर, अगर 10 kg हो गया, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। तो कार्बन निगेटिव का मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि 10 kg ये तो कट ही गया, और यहाँ पे बच गया ऑक्सीजन 2 किलो एक्स्ट्रा, है ना। तो ये क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्दी होता है, तो हम कहते हैं कार्बन निगेटिव है, ठीक है। अगर कार्बन पॉजिटिव का भी होता कि मान लेते हैं कार्बन आपका 10 kg होता, लेकिन ऑक्सीजन हम बना पाते 8 kg, तो 2 kg आपका एटमॉस्फेयर में डेली का डेली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती, बचता रहता ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बढ़ता रहता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या कम है, और यहाँ पे मतलब फैक्ट्री वगैरह बहुत कम है, ना के बराबर पूरा हिली एरिया है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल रखिएगा, थिम्पू इसकी कैपिटल है ना। चलो, अब आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स क्योंकि अभी चर्चा में चल ही रहा है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खजान में है ही, है ना, तो इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो, अब आज मैंने थोड़ा सा और डिटेल में कर दिया, जिससे कि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि 2001 में इसका कॉन्सेप्ट आया, जिम ओ'नील ने बेसिकली कहा कि आने वाले टाइम में ये देश की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है जो पूरे देश पे राज करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, आप देखोगे तो पूरा
मतलब नॉन यूरोपियन कंट्री हैं। आज के टाइम पे अगर बात करें तो अमेरिकन मतलब नॉर्थ अमेरिका की कंट्रियां और यूरोप, यही सारे बड़ी बड़ी इकोनॉमी चलाती हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं है, क्योंकि ये देखो रसिया एशिया के एशिया का है, इंडिया एशिया में है, चाइना एशिया में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये कोई बड़ी कंट्री नहीं थी। तो 2001 में इन्होंने कहा, 2006 में इनको फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, 2009 में हमने ये ब्रिक्स स्टार्ट कर दिया। शुरू में इसका नाम क्या था? ब्रिक था, BRIC, बस ब्रिक था। ठीक है। 2010 में क्या होता है? 2010 में चाइना साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। तो ये फाउंडिंग मेंबर जनरली हम इसको मानते हैं। ठीक है। ये टोटल हो जाते हैं ब्रिक्स। देखो इसका पहला नंबर BRICS, इसी से आपको बना है पूरा, ये पूरा ब्रिक्स। ठीक है। अभी क्या हुआ? 2023 में जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें ईरान ऐड हुआ, इजिप्ट ऐड हुआ, इथोपिया ऐड हुआ और यूएई ऐड हुआ। सऊदी अरब को भी ऐड किया गया, लेकिन सऊदी अरब ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भैया अभी तक अब कुछ क्लियर नहीं किया, उन्होंने ऑफिस से कुछ भी क्लियर नहीं है ये। अर्जेंटीना ने दोस्तों मना कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया कि भैया हम आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 2000 जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको, जनवरी 2024 की। ठीक है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आपसे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी, आरओ में भी, और बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी। ठीक है। तो बेसिक बेसिक देखो यहाँ की सारी चीजें मैंने लगभग बता दी हैं आपकी, कब बना था। ठीक है। फाउंडिंग मेंबर कितने थे ब्रिक्स में, मैंने ये इकोनॉमिक्स भी बता दिया, इसका कौन कौन से नाम है। जिम ओनील ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रिक बना था पहले, फिर फॉरेन मिनिस्टर 2006 में मिले थे, फिर ब्रिक स्टार्ट हुआ 2009 में, 2010 में क्या हो गया? ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है। 2023 में क्या हुआ? इतनी कंट्रियों को ऐड किया गया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यही। तो अर्जेंटीना ने मना ही कर दिया, सऊदी अरब ने अभी कंफर्म किया ही नहीं है। ठीक है। तो जनवरी की एक बात है, 1 जनवरी 2024 तक की ये कहानी थी। ठीक है। अब अभी की बात करें तो अभी देखो, अब अगर ब्रिक्स की बात करोगे तो लगभग ये 50% पॉपुलेशन लेता है, 41% है लगभग, मान लो आप आधे परसेंट के आसपास से पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। प्लस लगभग 25% के आसपास पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का है। वर्ल्ड के जीडीपी मतलब अगर मान लो पूरे देश में 100 रुपया था, तो ये 5-7 देश मिलके 25 रुपया अपने पास रखते हैं, है ना। 75 रुपए में बाकी पूरा वर्ल्ड है ना। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। प्लस 16% के आसपास लगभग पूरा बिजनेस करते हैं ये। पूरे 100 रुपए का मान लो बिजनेस करना था, 16 रुपए का अकेले ये 4-5 देश मिलकर करते हैं, तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट जाते हैं। अब मैप में आप देख लो, रसिया ऊपर है, फिर उसके नीचे देखो चाइना है, फिर इंडिया है, फिर इधर देखो साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पे ब्राजील है। अर्जेंटीना यहाँ की कंट्री है जिसने मना कर दिया। तो आपके लिए देखो एक इंपॉर्टेंट वर्क दे रहा हूँ आपको, मैपिंग में देखना है कि अर्जेंटीना के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और ये कौन से सी साइड से लगता है, मतलब नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी अटलांटिक ओशन से लगता है कि नहीं लगता है। उसके साथ आप देखेंगे, देखा देंगे पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन से भी इसका बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने मना किया है ना। तो थोड़ा सा इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनका एक बैंक है एनबीडी, मैंने बताया 2014 में इनका बेसिकली क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जिससे पहले इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे, बट इसका नाम अब क्या कर दिया गया, फोर्थ ब्रिक्स समिट हुआ 2012 में, इसका नाम होता था ब्रिक्स बैंक। अब इसका क्या क्या नाम कर दिया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। बेसिकली डेवलपमेंट वगैरह के लिए जितने भी हमारे सदस्य देश होंगे ना, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है, संघाई चाइना में है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखो चक्रवाती तूफान आ रहा है, 24 तारीख को, आज ही के दिन हो सकता है टकराएगा ये। ठीक है। पूरी के आसपास, पूरी पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। तो अगर यहाँ बात करें अंडमान निकोबार में कौन सा तूफान आया, या ये पूछा जा सकता है ना, तो याद रखिएगा इसका नाम है दाना। अब दाना नाम किसने दिया? कतर ने। तो आपके दिमाग में आएगा यार, आया ये तूफान हमारे बंगाल की खाड़ी में, और नाम किसने दिया है? कतर ने। ऐसा क्यों है ना। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे देश को कहता है कि आप 10-10 नाम दो। ठीक है। तो वो नाम देते हैं और एक सीक्वेंस से वो नाम चलते रहते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, देखो जैसे इन्होंने लिस्ट बना के दे दिया, कि जैसे इंडिया ने देखो 13 नाम बेसिकली दे दिया है। क्या इंडिया यहाँ पे है, देखो इसने पहले गति दिया है, तेज दिया है, ठीक है, आग, व्योम, जार, ऐसे करके पूरे 13 नाम सुझा दिया है। अब इस लिस्ट से ऐसे चलता रहेगा। देखो आपको पता है, एक बार बीपर जॉय अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, ये बांग्लादेश ने दिया था। अब ये तेज भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है। ये हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, कहाँ तक? यहाँ तक। अब ये दाना, देखो दाना किसने दिया? कतर ने। अब दाना के बाद क्या आएगा? फेंगल आएगा। अब ये कहीं भी आ सकता है, पूरे एशियन रीजन में कहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो याद रखें कि इसके बाद सऊदी अरब ने नाम दिया किसका? फेंगल का। तो अगला जो मतलब तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, उसका नाम फेंगल होगा। फिर ऐसे ही शक्ति होगा, श्रीलंका ने दिया है। ठीक है। मंथा होगा, मुंथा होगा। तो ऐसे ही नाम ये बढ़ते चले जाते हैं। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने नाम दे रखा है। अच्छा, हर बार नाम अलग क्यों करते हैं? हर बार नाम इसलिए भी अलग करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि कभी साइक्लोन ऐसा हुआ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लोन क्या हो, बहुत भयावह हो। ठीक है, बहुत भयंकर आ गया।
क्या हो गया, बहुत भयंकर आ गया, जैसे सुनामी आई थी याद है 2004 में। तो अगर वैसा अगर तूफान आने वाला हो और हमने सेम नाम यूज किया, मान लो इस बार हमने इसको नाम क्या दिया था दाना, और दाना आया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर हम अगले साल मान लीजिए एक तूफान आ रहा है, फिर हमने कहा इस बार भी दाना आ रहा है, तो लोग कहेंगे यार पिछली बार तो कुछ हुआ नहीं, तो इस बार भी नहीं होगा। लेकिन क्या पता इस बार का तूफान बहुत तेज हो, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम हर बार चेंज करते रहते हैं कि लोगों को ये ना रहे कि यार पिछली बार तो आया नहीं था तो इस बार भी नहीं आएगा, या पिछली बार बहुत तेज आया था तो लोग डरे ना, है ना। तो इसलिए हर बार नाम चेंज कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। आप देखो भारत चीन के मतलब बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है, प्लस अजान में बेसिकली हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, तो वहां पे भी चर्चा हो रही है क्या, कि इंडिया चाइना के रिलेशंस को सुधारने की बातें हो रही हैं, जो हमारा ये बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा है ना बॉर्डर्स का, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग लगे हुए हैं, अभी ये क्या कि यहाँ पे गलवान वलवान में इन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया था, तो अब इसको भी हटाने के पीछे बहुत सारे सैनिकों को पीछे कर लिया, तो यहाँ पे बातचीत चल रही है। आपको पता होगा कि एक्साई चीन, ये आपने देखा होगा एक्साई चीन, एक्साई किसके कब्जे में है, तो आप देखो चाइना के कब्जे में है, राइट। और ये वाला ऊपर का इलाका जिसको हम पीओके बोलते हैं, ये किसके कब्जे में है, तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है ना, पाकिस्तान के पास है। ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो हम चाइना से अपना सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि सिक्किम के पास जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फिर ये आपका ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास जो हम बॉर्डर से बॉर्डर का हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ प्लेसेस को लेकर हमारा बेसिकली है, तो उस सबको सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इससे अभी क्या करना है, अभी के लिए दोस्तों आपको इसकी मैपिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें है ना, आपको ये याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कि चाइना का बॉर्डर किससे किससे लगता है, ठीक है। ये अब एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट है। तो चाइना का आप देखोगे बॉर्डर रसिया से लगता है, देखो इधर से लगता है। इसके बाद देखोगे तो मंगोलिया का लगता है, इधर से लगता है। फिर कजाकिस्तान का लगता है, फिर किर्गिस्तान का लगता है। फिर इधर देखोगे इंडिया से लगता है, नेपाल से लगता है, यहाँ भूटान से लगता है, म्यांमार, लाओस, और इसके बाद वियतनाम से बॉर्डर लगता है। फिर यहाँ पे आ जाओगे तो आप नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर लगता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो तो अच्छा, यहाँ पे इनका एक आपको एक कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे इनका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है कि नहीं। आप प्लीज गूगल करिए और उसके बाद इसको कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। चलो, तो ठीक है। और बाकी याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बहुत 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 बार पढ़ा रखा है नोबेल प्राइज के लिए, तो ये इसमें से पूछे जाने के चांसेस थोड़े से बहुत ज़्यादा हैं, तो आप नोबेल प्राइज थोड़ा पढ़ के रखिएगा, ठीक है। मैं भी इसको हटाऊंगा नहीं, 2-3 दिन तक और ये रखूंगा इसको, कि जब आप पढ़ें करंट अफेयर तो शायद 2-3 बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको याद हो जाएगा। और आंखें बंद करके सोचा करिए यार, ऐसे कि ना फिजिक्स में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, पीस में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, और उन्होंने क्या काम किया था, तो आपको ये याद हो जाएगा। 3-4 बार आप पढ़ो इसको, ठीक है। मैंने सारी स्लाइड्स में देखो बहुत सारी चीजें रिपीटेड इस बार आज के दिन ऐड किया, क्यों, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। करंट अफेयर देखो दिक्कत क्या है ना, करंट अफेयर रोज कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ आता है। अगर आप कायदे से 6 महीने का करंट अफेयर कर लोगे ना, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 75% चीजें ना रिपीट होना चालू हो जाती हैं, ठीक है। बट वो है कि जब आप डिटेल में करोगे तब देखो, रीड बिटवीन द लाइंस करो। जैसे अभी ओमान और इनके सैन्य अभ्यास हुआ, मैंने क्या किया आपको, इसके अलावा भी जो सैन्य अभ्यास है वो भी बता दिया आपको, है ना। उसके अलावा मैप में बता दिया कि मैप में कहाँ है, उसकी कैपिटल कहाँ है, ये दिखा दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें, उसकी करेंसी क्या है ये बता दिया। तो आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारा ना, आपने वो बस लाइन पढ़ के नहीं छोड़ दिया कि यार मैंने द हिंदू में ये दिया था पढ़ लिया, इसमें दैनिक राष्ट्रीय संस्करण में दिया था पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो हम इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ, सॉरी पीडीएफ नहीं आ रहा है, तो आज से आ जाएगा पीडीएफ, तो आप परेशान होइए, आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी दे दूंगा, कल मैं दे नहीं पाया था उसमें एक्चुअली, थोड़ा सा इशू आ रहा था, ठीक है, बट डेफिनेटली आज हो जाएगा वो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।